पिछले क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक पे बोर मॉडल का डिस्कशन किया था और उसमें आपको बोर्स पोस्टुलेट्स के बारे में बताया था। और nth बोर ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उस nth ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, यानी कि न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने में हम लोगों ने दो पोस्टुलेट्स का इस्तेमाल किया था, दो थ्योरी का। एक कि इलेक्ट्रॉन यदि किसी ऑर्बिट में घूम रहा होता है जिसके न्यूक्लियस में चार्ज है प्लस जेड ई का, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है ई, इसकी वेलोसिटी है वी, आर इसका डिस्टेंस हो गया, और इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एम लेते हैं। तो यहाँ पर एक केंद्र की ओर एक बल लग रहा है mv²/r, जो कि रदरफोर्ड के नियम के अनुसार ये कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर है, और यह कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/4πε0 Ze²/r² के बराबर है। तो इससे v² का मान आ जाएगा आपको, r और r कैंसिल आउट हो गया, तो Ze²/4πε0 m इंटू आर का, ये एक्सप्रेशन 1 हमने लिखा था। और बोर्स थ्योरी के हिसाब से दूसरा रिलेशन है कि यदि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होना चाहिए, यानी कि v = nh/2π mr का, यानी कि v² n² h²/4π² m²r² के बराबर। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को इक्वेट करिए, इक्वेटिंग 1 और 2, तो हमारा ये हो गया Ze²/4πε0 m इंटू आर इक्वल्स टू n² h²/4π² m²r² का, यानी कि यहां से r का मान हो जाएगा ε0 n²h²/π/z me² का, यानी कि r को हम लिख सकते हैं ε0 h²/π/me², और यहाँ पर वेरिएबल को लिखते हैं n² इंटू जेड का। तो यहाँ पर यह जो टर्म है, ये देखिए ε0 का परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और इसका मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 के बराबर होता है, और यूनिट्स उसमें आप लगा दे सकते हैं। h का मान हमने लिखा ही था पहले, 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। पाई कांस्टेंट है 3.14, m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और e इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो सारे पैरामीटर्स को यदि आप यहाँ पे डाल दीजिए, सभी यहाँ पे फंडामेंटल कांस्टेंट्स हैं, इसको यहाँ पे डाल दीजिएगा तो रेडियस का मान आप लिख सकते हैं आप a0 n² के बराबर, जहां a0 का मान 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के लगभग बराबर आएगा, यानी ये 0.53 एंगस्ट्रम के बराबर। तो r का मान हो गया 0.53 n² एंगस्ट्रम। यदि हाइड्रोजन एटम है तो z का मान 1 हो गया, यानी कि RnH हाइड्रोजन के लिए 0.53 इंटू n² एंगस्ट्रम के बराबर, जहां n क्या है तो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। तो यदि ऑर्बिट्स 1 2 3 इस तरह से वैरी कर रहा है तो रेडियस का मान किस तरह से वैरी करेगा ये आप देख लीजिए। रेडियस r1h का मान 0.53 एंगस्ट्रम, r2h का मान 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्रम, यानी कि 2.12 एंगस्ट्रम। ऐसे कैलकुलेट करने भी आना चाहिए।
R3H का मान 9 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, R4H का मान 16 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस का मान स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिट नंबर इसके प्रोपोर्शन में इंक्रीज करता है। और एक दूसरे तरह से भी हम इसको कह सकते हैं कि रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट एट द इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल सेपरेशन, बराबर दूरी पर नहीं है। मतलब हमारा एटम जो है वो इस तरह से है, ये दूरी इंक्रीज करते जा रही है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट्स को आप इस तरह से देख सकते हैं। यदि आपको हीलियम सिस्टम का इलेक्ट्रॉन निकालना रहे, रेडियस निकालना रहे, जैसे मान लो कोई पूछे कि R1H का मान 0.53 एंगस्ट्रॉम है, ये दिया हुआ है R1H is 0.53 एंगस्ट्रॉम। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ R3He प्लस, इसका मान क्या होगा? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ Z का मान हो गया 2। देखिए इलेक्ट्रॉन एक है, हीलियम प्लस में इलेक्ट्रॉन एक है, लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन की संख्या 2 हो गई, तो Z का मान यहाँ पर 2 हो गया। तो R3He प्लस जो है ये हो गया 0.53 एंगस्ट्रॉम, जो कि इसके बराबर हुआ जब 1 1 दोनों रहेगा तब, और ऊपर में 3 का स्क्वायर इस 3 के लिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए, और Z का मान नीचे 2, यानी 4.5 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, या इसको 4.5 A0 इस तरह से लिखता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बनाएंगे तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपैरेटिव क्वेश्चंस। कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सवाल काफी अच्छे हैं। तो इस तरह से रेडियस का मान हाइड्रोजन सिस्टम के लिए, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए आप निकाल सकते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? तो बोर्ड्स थ्योरी से आपको रिलेशन है mvr इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई, यानी कि v इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई m इंटू r। अब r का मान आप यहां से लिख सकते हैं 2 पाई m इंटू इप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर बाई पाई z me स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आपने रेडियस का निकाला है, धीरे धीरे आप बनाएंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब यहां से देखिए ये पाई और पाई कैंसिल आउट, यहां से m और m भी कैंसिल आउट हो गया, ये एक n और एक n कैंसिल आउट, एक h भी कैंसिल आउट, ये सारे टर्म कट गए। तो v का मान हो गया यहाँ पे Ze स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट n इंटू एच। अब इसमें देखो वेरिएबल क्या है, तो यह हम लोग Vn लिखते हैं e स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट h, ये कांस्टेंट पैरामीटर हुआ, और इसको यहाँ पे लिखेंगे z बाय n, यानी वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n। यानी जितना ज्यादा न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन की संख्या होगी, Z का मान होगा, पॉजिटिव चार्ज होंगे, उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की। और जितना दूर के ऑर्बिट में हम जाएंगे उतनी वेलोसिटी घटेगी। ये रिलेशन से ये बात आ गई। तो इस तरह के थॉट्स भी डेवलप करने हैं। आजकल थॉट्स बेस्ड क्वेश्चन आने लगे कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ protons in the nucleus or the positive charges present in the nucleus and inversely proportional to orbit number. Larger at the distance of electron, smaller the speed. अब यहाँ इसको हम लोग कैलकुलेट यदि करें तो इसका कैलकुलेशन E का मान आपको बताया है 1.602 10 to the power minus 19 कूलम, इप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 10 to the power minus 12, और इप्सिलॉन की यूनिट क्या होगी? तो फोर्स
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, तो एप्सिलॉन हो जाएगा यहां पर क्यू स्क्वायर बाय एफ इंटू आर स्क्वायर, यानी कि कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2, ये इसकी इकाई होती है, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। और h का मान आपको मालूम है यहां से 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। ये तीनों यूनिट्स को आप यहां पर इस्तेमाल करेंगे तो वेलोसिटी का मान आ जाएगा 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। एक बार आप खुद से कैलकुलेट करके देखेंगे, इंटू Z/n। ये एक्सप्रेशन है, इसको जरूर ध्यान रखना है, फिर बाकी चीजें आएंगी। तो Vn किसी भी बोर्ड ऑर्बिट में जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, Vn इज 2.18 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड। ये SI यूनिट में है। अब V1H का मान कितना, यानी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। मान तो ये हो गया 2.18 × 10⁻6, Z का मान भी 1, N का मान भी 1, इतना मीटर पर सेकेंड, यानी 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। यानी आप ये देखिए 2.18 10⁻3 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसको यदि आप ऐसे बनाएंगे तो 2180 किलोमीटर पर सेकेंड, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन का स्पीड। अब आप इस स्पीड को कंपेयर करके देखिए। अभी हमारे यहाँ रफाल नामक जो है एक एयरक्राफ्ट कैरियर आया है, बमवर्षक विमान जिसको कहते हैं, तो उसका स्पीड आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो वो है हमारा 2200 किलोमीटर पर आवर। क्या स्पीड है? 2200 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ लगभग ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो है ये है लगभग 2200 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप सोचिए कि रफाल के स्पीड से 3600 गुना ज्यादा, 60 × 60 3600 टाइम्स ज्यादा ये स्पीड हुआ। तो इतने स्पीड से इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काट रहा है। भागलपुर से पटना की दूरी करीब 1200 किलोमीटर है। तो इलेक्ट्रॉन के स्पीड से हम जाएं तो 1 सेकेंड में जाके वापस आ सकते हैं। ये इतना स्पीड है ना, ये बहुत ज्यादा स्पीड। तो इसको थोड़ा समझना है कि इस इतने हाई स्पीड से भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके फर्दर इंप्लीकेशंस क्या होंगे। और इसी तरह से हम V2H निकाल सकते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में 2180 डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर पर सेकेंड। V3H 2180 बटे 3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ रहा है उसी सिस्टम के लिए, हाइड्रोजन के लिए, उसमें ये चेंज कर रहा है। लेकिन यदि हमारे पास कोई पूछे कि V3He+ क्या होगा, तो यहाँ हमारा He के लिए Z का मान 2 है, तो Z ऊपर रहेगा, यानी 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ Z/n, तो 2/3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस फैक्टर में ये 2/3 का मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इस पे ध्यान रहने हैं, फॉर्मूला बेस्ड। अगला कैलकुलेशन आज हम लोग एनर्जी का भी कर ही लेंगे। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यदि घूमता है तो इसके पास दो तरह की एनर्जी है। एक है काइनेटिक एनर्जी
टोटल एनर्जी 2 है और प्लस दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का मान हाफ mv² है, तो ये हो गया हाफ m, और v² के लिए हम लोगों ने पीछे एक एक्सप्रेशन लिखा है Jd² बाय 4πε0r m इंटू r, तो ये हो गया Jd² बाय 8πε0r। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग तीसरा है या कोई नंबर डाल दे, 1 नंबर फिर से डाल दीजिए, a 1 2 अभी हमने तुरंत पीछे लिखा है तो इसको हम लोग a डाल देते। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। Jd यहाँ का चार्ज हो गया प्लस Jd, ये r डिस्टेंस है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरा है ये पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो अक्सर जब हम लोग क्लास में पूछते हैं बच्चों को कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो बच्चा कहता है mgh, लेकिन mgh का पोटेंशियल एनर्जी यह ग्रेविटेशनल फील्ड में है। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई चीज यदि h हाइट से हम ऊपर कर देते हैं तो m उसका मास है, तो g एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यह फोर्स नीचे की ओर लगता है तो mg हो गया, और जितना हाइट से ऊपर करेंगे उतना उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। लेकिन यहां हमारा फील्ड ग्रेविटेशन का फील्ड नहीं है, यहां हमारा फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinity to that point. In an electric field, potential energy is defined as the work done in bringing a unit positive charge, इकाई मात्रा का धनावेश इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाया जाए। तो जितना काम करना पड़ेगा, अब इन्फिनिटी क्या है, तो वह दूरी जहां पर इस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल काम नहीं करता हो, वह इन्फिनिटी दूरी हो गई। जैसे एक पुलिस स्टेशन है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, उसके सीमा के बाहर कोई क्राइम अपराध हो रहा है तो वहां इस थाने के अफसर का काम नहीं चलेगा, वो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा। तो उसी तरह से इस पॉजिटिव एनर्जी के पॉजिटिव फील्ड के लिए ये इन्फिनिटी डिस्टेंस है, मतलब जहां उसका प्रभाव नहीं है। तो वहां से इकाई धनावेश को यहां तक लाने में, इस पॉइंट तक लाने में, इस पॉइंट तक लाने में, इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होगा वही उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो अब देखिए क्या पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये एक्सप्रेशन आप ए नंबर ध्यान रखिए। तो कैलकुलस के टर्म में ये पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाता है वर्क डन dw इंटीग्रेटेड ओवर द स्पेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, और वर्क किसके बराबर हो गया, तो F इंटू ds के बराबर, और ds को हम लोग यहाँ पे dr लिख लें इन्फिनिटी से r के बराबर, क्योंकि यहाँ जो फोर्स लग रहा है ये जैसे जैसे आगे आएगा वैसे वैसे फोर्स का मान जो है बढ़ेगा। दैट मीन्स इन दिस फील्ड फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, फोर्स इज वेरिएबल। तो वेरिएबल फोर्स के साथ एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम हर एक मान लीजिए कि यहां से यहां कैलकुलस का इस्तेमाल देखिए हो रहा है, आप इस लाइन पे देखिए, यहाँ पे फोर्स 0, यहाँ पे कुछ फोर्स, यहाँ पे कुछ फोर्स, यहाँ पे कुछ फोर्स, यहाँ पे कुछ और फोर्स। तो जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज नजदीक होता है इसको रिपल्सन लगेगा, तो रिपल्सन का मान यहाँ पे 0 है, और जैसे जैसे नजदीक होगा रिपल्सन ज्यादा होते जाए। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए हम मान लेते हैं कि एक छोटा डिस्टेंस
और इस छोटा डिस्टेंस को कहते हैं डी आर। और इस छोटे से डिस्टेंस डी आर में वो जो हमारा फोर्स है वो फोर्स कांस्टेंट है। क्या है? यह फोर्स कांस्टेंट है। तो उस छोटे से डिस्टेंस में जो वर्क हुआ यहां से यहां, बस इस लाइन से लेके इस लाइन तक आने में जितना वर्क हुआ वो बहुत छोटा वर्क है, इनफाइनेटली स्मॉल वर्क है। वो डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी आर। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो है, और ऐसे असंख्य फोर्स को उसके छोटे छोटे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके जो वर्क हो रहा है, ऐसे असंख्य डी डब्ल्यू को जोड़ने से हमको यहां क्या मिलेगा? टोटल वर्क मिलेगा। और टोटल वर्क वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वहां जमा हो गया। ठीक है? तो जो बिगिनर्स हैं उनको थोड़ी कठिनाई होगी। और यह जो इंटीग्रेशन का साइन है, यह साइन एक्चुअली या जो समेशन का साइन है, इसी को खींच दिया गया ऊपर और नीचे। जैसे इंटीग्रेशन और समेशन में क्या है कि यहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक कर जा रहा है। ये पॉइंट पे कंटिन्यूटी नहीं रही, फिर यहाँ कंटिन्यूटी नहीं रही, यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ पॉइंट्स बन गए, 3 पॉइंट आ गए, ये इनिशियल और फाइनल। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? ये कंटिन्यूअस है यहाँ से यहाँ तक। तो इस साइन को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन साइन। तो हम वर्क को इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। और न्यूटन ने अपने फिजिक्स के कैलकुलेशन के लिए कैलकुलस नाम का एक मैथमेटिक्स का इन्वेंशन ही कर लिए, या उसको बना लिए उसको हेल्प करने के लिए। तो अब देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए फोर्स का मान जेडी स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी आर, इंफिनिटी से आर तक, यानी कि जेडी स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ कांस्टेंट हो गया, डी आर बाय आर स्क्वायर इंफिनिटी से आर तक। अब x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन ये होता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 जोड़ c इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। कब? सिर्फ एक, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n एक्सेप्ट n मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1। यहां ये सही नहीं होगा, बाकी सभी जगह पर ये सही होगा। तो यहां ये हो गया जेडी स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r पर पावर -2 dr, इसका इंटीग्रेशन इंफिनिटी से लेकर के r तक, यह डिफरेंट इंटीग्रल हो गया। तो जेडी स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो r पर पावर -2 + 1 बटे -2 + 1, अपर लिमिट r, लोअर लिमिट इंफिनिटी, यानी जेडी स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r पर पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 r इंफिनिटी, यानी जेडी स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 बाय r और इंफिनिटी। और r अपर लिमिट और लोअर लिमिट का यूज हम लोग कैसे करते हैं? तो माइनस यहां पर ले लें बाहर, जेडी स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय r -1 बाय इंफिनिटी। पहले अपर लिमिट और उसके बाद वेरिएबल में लोअर लिमिट का मान देके घटा लिया जाता है। ये आप आगे सीख लेंगे कैलकुलस में, ये कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं है। तो इसका मान हो गया माइनस जेडी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर 1 बाय इंफिनिटी इक्वल्स टू 0। तो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने लिखा जेडी स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो टोटल एनर्जी क्या हो गई? जेडी स्क्वायर बाय -8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन ध्यान देना जरूरी है। ये हमारा b हो गया, ये a था पहले से, और ये हमारा c हो गया। तो 3 एक्सप्रेशन है, a, b और c। इस तीनों एक्सप्रेशन से कई न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आते हैं। और r का मान हम लोग यहां दे दें यदि, तो टोटल एनर्जी के लिए फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा।
टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस जेडी स्क्वायर 8 बाई इप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई जेड एम ई स्क्वायर, यानी कि माइनस एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये हो गया टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन। यहां सिर्फ पाई और पाई कटता है, बाकी कोई भी टर्म यहां पर कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो आर का जो मान पहले निकाले थे वो यहां पे दे दिए, तो ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। और या टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस एम ई टू द पावर 4 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये भी हम लिख सकते हैं। और ये जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म का वैल्यू होता है 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल, जिसको हम लोग E0 भी कह सकते हैं, इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। एनसीईआरटी के किताब में देखेंगे ये एक्सप्रेशन आपको डायरेक्ट लिखा हुआ है, और इसको आज हम लोगों ने डिराइव करके आपको बताया कि कैसे ये एक्सप्रेशन आता है। तो इस एक्सप्रेशन से अगले दिन हम लोग कैलकुलेशन करेंगे अलग अलग सिस्टम में एनर्जी कितनी होगी। 1 मोल इलेक्ट्रॉन यदि रहेगा, 1 मोल हाइड्रोजन एटम रहेगा, तो फिर एनर्जी क्या होगी, और तब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।